द कर्नाटक स्टोरी में कौन हीरो और कौन विलन बन गया वो आज जरा समझिए। सत्ता के विजय रथ पर सवार मदमस्त बीजेपी जब कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगा रही थी तो अपनी सटीक रणनीति से कांग्रेस ने बीजेपी को दक्षिण मुक्त कर दिया। मतलब साफ है, 141 का दावा करने वाली कांग्रेस को बहुमत से भी ज्यादा 135 सीटें लाकर राहुल गांधी ने साफ बोल दिया कि अब नफरत की दुकान बंद और मोहब्बत का बाजार खुल गया। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। साथ ही विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों के बजाय राष्ट्रीय मुद्दे और बजरंगबली की एंट्री कराने वाली सत्ताधारी बीजेपी जो 113 का दावा करती रही पर मात्र 66 सीटों पर अटक गई। किंग मेकर का हाल क्या ही पूछिए। मतलब जेडीएस जनता दल सेकुलर तो किसी के काम नहीं आई, इस बार मात्र 19 सीटों पर ही सिमट गई। ये सब आप लोगों को पता है, पर मोदी जी की इमेज और गुजरात मॉडल का पासा कैसे कर्नाटक चुनाव के हार से बिगड़ गया और लिटमस टेस्ट की तरह ये चुनाव कैसे 2024 के लिए एक नई कहानी लिख रहा, वो जरा फटाफट समझ लेते हैं। दरअसल कर्नाटक में एक मजबूत चेहरा ना होना बीजेपी की सबसे बड़ी हार की वजह रहा। मतलब जब स्टेट इलेक्शन में इन्वॉल्व हो रही है तो जरूरी है कि राज्य में पार्टी के तौर पर प्रमुख चेहरे की इमेज क्लियर हो। असल में बम्बई कर्नाटक में सीएम थे, येदियुरप्पा बड़े नेता थे, लेकिन इलेक्शन के दौरान प्रमुख चेहरे के तौर पर इनकी इमेज कभी सामने नहीं रही। बीएस येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को बीजेपी ने भले ही मुख्यमंत्री बनाया हो, लेकिन सीएम की कुर्सी पर रहते हुए भी बम्बई का कोई खास प्रभाव नजर नहीं आया। वहीं कांग्रेस के पास डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया और जगदीश शेट्टार जैसे मजबूत चेहरे थे। वहीं बीजेपी की हार के पीछे एक अहम वजह भ्रष्टाचार का मुद्दा भी रहा। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ शुरू से ही 40% पे कब सीएम करप्शन का एजेंडा सेट की। करप्शन के मुद्दे पर ही एस ईश्वरप्पा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा तो एक बीजेपी विधायक को जेल भी जाना पड़ा। स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने पीएम तक से शिकायत कर डाली थी और बीजेपी इसकी काट भी नहीं खोद सकी। सियासी समीकरण भी बीजेपी नहीं साध सकी। जी हां, कर्नाटक के राजनीतिक समीकरण भी बीजेपी साध कर नहीं रख सकी। बीजेपी ना ही अपने कोर वोट बैंक लिंगायत समुदाय को अपने साथ जोड़े रख पाई और ना ही दलित, आदिवासी, ओबीसी और वोकालिग्गा समुदाय का ही दिल जीत सकी। वहीं कांग्रेस मुस्लिमों से लेकर दलित और ओबीसी को मजबूती से जोड़े रखने के साथ साथ लिंगायत समुदाय के वोट बैंक में भी सेंधमारी करने में सफल रही। कर्नाटक में एक साल से बीजेपी के नेता हलाला, हिजाब से लेकर अजान तक के मुद्दे उठाते रहे। मुस्लिम आरक्षण खत्म करना भाजपा का बड़ा दाव था। 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म करके लिंगायत और अन्य वर्ग में बांटने का ऐलान किया गया, लेकिन कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 75% करने का ऐलान कर दिया। एन चुनाव के समय बजरंगबली की भी एंट्री हो गई, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण की ये कोशिश बीजेपी के काम नहीं आई। कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का वादा किया तो बीजेपी ने बजरंग दल को सीधे बजरंगबली से जोड़ दिया और पूरा मुद्दा भगवान के अपमान का बना दिया। बीजेपी ने जमकर हिंदुत्व कार्ड खेला, लेकिन ये दाव भी काम नहीं आ सका। कर्नाटक में बीजेपी को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा इस बार के चुनाव में साइडलाइन रहे। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी का बीजेपी ने टिकट काटा तो दोनों ही नेता कांग्रेस का दामन थामकर चुनावी मैदान में उतर गए। येदियुरप्पा, जगदीश शेट्टार, सावदी तीनों ही लिंगायत समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना बीजेपी को महंगा पड़ गया। सबसे खास वजह है कि पीएम मोदी पर बीजेपी की ओवर डिपेंडेंसी घातक साबित हुई। जी हां, बेशक 2014 का आम चुनाव मोदी लहर लेकर आया था, पर बीजेपी ने बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल करते हुए केंद्र की सरकार बनाई। ठीक यही बात साल 2019 के आम चुनाव के लिए भी सटीक बैठती है। इस बीच जितने भी विधानसभा चुनाव या अन्य कोई उपचुनाव लड़े गए, एक तरीके से सभी के केंद्र में पीएम मोदी ही रहे। कर्नाटक चुनाव ने यह साबित किया कि बार बार पीएम मोदी पर ही चुनावी जीत के लिए निर्भर रहना बीजेपी के लिए घातक हो सकता है।
स्टेट इलेक्शन में जब राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय स्थानीय मामलों मुद्दों को भी उठाया जाना चाहिए, ये एक बड़ी अहम वजह है। अगर ऐसा नहीं होता है तो स्थानीय मुद्दों के आधार पर जनता किसी को भी नकार सकती है। इस मामले में कांग्रेस ने पूरी रणनीति के तहत काम किया। उसने अडानी हिंडनबर्ग मामले, राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने और ईडी सीबीआई की कार्रवाई के मसलों को सिर्फ उतना ही उठाया जितना कि वह चर्चा में बने रहे। लोगों के सामने कांग्रेस ने महंगाई, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर और आरक्षण जैसे मुद्दों पर अधिक बात की। बीजेपी में इस बात की कमी दिखी। उत्तर भारत के राज्यों में आरएसएस का प्रभाव और कैडर बीजेपी की मदद करता है। कर्नाटक में आरएसएस का उतना प्रभाव नहीं। इससे यह साबित होता है कि हिंदी पट्टी के राज्यों में तो यह लाभदायक हो सकते हैं, लेकिन दक्षिण के राज्यों में इनका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। बीजेपी सभी राज्यों को एक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकती। और सबसे अहम बात कि कांग्रेस को दलित वोटर्स का साथ मिल गया। जी हां, कर्नाटक चुनाव से पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा जादुई आंकड़ा बना। खड़गे के चेहरे पर बड़ी संख्या में दलितों वोटर कांग्रेस की तरफ चले गए। भाजपा इसकी काट भी नहीं निकाल पाई। जबकि गुजरात इलेक्शन में 27 आदिवासी सीटों पर फोकस करते हुए उसने खास रणनीति बनाई थी और इसी रणनीति की वजह से भाजपा ने लगभग 25 सीटों पर जीत हासिल की। मतलब साफ है कि कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां हमेशा राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। अगले 5 साल कांग्रेस के सामने एक टफ चैलेंज भी होगा कि उसके 3 बड़े नेताओं, चाहे वो सिद्धारमैया हो, चाहे वो डीके शिव कुमार हो, चाहे वो जगदीश शेट्टार, के बीच कहीं घमासान न छिड़ा रहे और 45 सालों से कभी सरकार न रिपीट करने वाली जनता कंफ्यूज ना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्याली।